स्टेट कंडक्टर की वजह से आपने कल स्टडी किया था, किसकी वजह से? इस स्टेट कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ हो या फाइनाइट लेंथ हो, उससे करस्पॉन्डिंग आपका अगर कोई पॉइंट नियर था तो आपने फील्ड के लिए वहां डिस्कस कर लिया था। बट दूसरा होता है बेटा अगर जब हम लोगों ने डायरेक्शन की बात कर रहे थे फील्ड के लिए, तो फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा था कि दो कंडीशन होता था, इनवर्ड को आपने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था, आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट किया था। अब अगर कोई सर्कुलर कॉइल है, कैसा है कॉइल बेटा? सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल की वजह से अगर आपको फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, जैसे सर्किल में है करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो सर्किल में दो कंडीशन होगा बेटा, या तो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो कोई लूप है, अगर वो सर्कुलर लूप है बेटा, उसमें करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से फील्ड की जो डायरेक्शन आपकी होगी, जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा वो क्या होगा, इसके बेस पे हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, कैसा जा रहा है आपका? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो उस केस में इसका जो बिहेवियर आपका होता है, राइट हैंड पाम से ही निकाल लो आप, राइट हैंड क्या लगा दीजिए आप, पाम रूल अप्लाई कर दीजिए, उससे आपका जो फील्ड की डायरेक्शन और इसके सेंटर पे होगी वो मिल जाएगी। जैसे आपने राइट हैंड पाम लिया था बेटा, थंब को करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में, अगर मान लो इसके सेंटर पे हमें फील्ड की डायरेक्शन निकालना हो कि फील्ड किधर होगा इसके सेंटर पे, तो देखो करंट की डायरेक्शन में हमने क्या दिया, थंब, और पॉइंट की तरफ फिंगर, तो क्या हुआ, इनवर्ड आ रहा है। यानी कि अगर किसी लूप में करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो उसके सेंटर पे यानी फील्ड की जो डायरेक्शन आपकी होगी बेटा वो कैसा होगा, इनवर्ड होगा। अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड होगा। दूसरा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके सेंटर पे जो फील्ड की डायरेक्शन आपका होता है वो आउटवर्ड। देखो यहां से लेंगे, करंट हमारा क्या डायरेक्शन हो गया, क्या करंट की डायरेक्शन में आपने थंब को रखा, फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में, तो कहां आ रहा है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड हो गया। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा, सेंटर पे जो फील्ड की डायरेक्शन आपकी होगी मैग्नेटिक फील्ड, वो बेटा आउटवर्ड होगा, ठीक। यानी कि अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है तो उसके सेंटर पे इनवर्ड का आपका फील्ड होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगा। इसी को कोरिलेट कर लेते बेटा, भाई आगे हम लोग जब पढ़ेंगे मैग्नेट के टर्म में, तो बोला जाता है अगर कोई भी लूप है, ठीक, उसमें करंट अगर क्लॉकवाइज है, तो जब साउथ और नॉर्थ पोल के टर्म में हम लोग बोलते हैं, क्या वो उसका बिहेवियर है, जो साउथ पोल होगा कि नॉर्थ पोल। तो आप जब मैग्नेट के टर्म में बोलते हैं बेटा, क्योंकि मैग्नेट में अपने इतना तो सबको नॉलेज होगा कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती हैं वो नॉर्थ पोल से इमर्ज आउट होती है और साउथ पे जाके इंटर करती हैं, होता है ना। तो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे जाके क्या करती हैं, इंटर करती हैं। और जब हम लोग क्या मैग्नेट के अंदर लेंगे तो साउथ से कहाँ आती हैं, नॉर्थ की तरफ। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में क्या होता था, बेसिक डिफरेंस होता था कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होती है कंप्लीट कप का फॉर्मेशन करती हैं, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की जब बात करते हैं तो वहां पे कंप्लीट कप का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहां से हो गया एक दूसरे को बेटा इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, फिलहाल बनाते समय इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे नॉर्थ से निकली और साउथ पे जाके क्या की, इंटर की। देखो साउथ पे जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, और इनसाइड जब ले रहे हैं तो साउथ से इनसाइड जब लेंगे बेटा तो साउथ टू क्या नॉर्थ आपकी आ रही है, साउथ से क्या आ रही है, नॉर्थ। तो क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करती हैं, कैसा होगा, क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करती हैं। अब देखो इनवर्ड यानी साउथ पे आए जो इंटर कर रहा है ना, तो एक तरह से उससे हम जब रिलेट करते हैं कि अगर कोई आपका लूप है, सर्कुलर लूप है, इसके नॉर्थ और साउथ के टर्म में बोलते हैं, उसकी वजह से अगर उसकी पोल को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, तो जब क्लॉकवाइज आपका होता है, जैसे यस लिखते हो ना, तो वो आपका अगर क्लॉकवाइज है तो वहां पे हम लोग साउथ पोल, जैसे पोलर जो बिहेवियर हम लोग बात करेंगे तो एज ए साउथ पोल होगा। जैसे कोई कॉइल है आपका, अब एक इंड पे क्लॉकवाइज करंट होगा, दूसरे इंड से कैसे है, जहां से निकलेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस इंड पे क्लॉकवाइज होगा उसका बिहेवियर एज ए साउथ पोल होगा, जहां से एंटी क्लॉकवाइज होगा उसका बिहेवियर एज ए क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो नॉर्थ न्यू और क्लॉकवाइज हो गया तो क्या हो गया, वो साउथ पोल। जैसे अगर पोलरिटी की हम लोग बात करेंगे तो नॉर्थ साउथ कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होती हैं, फिलहाल भी चीज में यूज में आता रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बेटा, क्या क्या कल कर लिया था, फाइनाइट और इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से आपने लिख लिया था ना, ठीक। चलिए आगे एक किला लिख लीजिएगा, एम्पियर्स। ये डायरेक्शन याद रहेगा ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, वहीं ऊपर काफी जहां जगह होता है
टॉप पे वहीं बना लो ऐसे। अगर आपका क्लॉकवाइज है तो ये इनसाइड होगा यानी इनवर्ड होगा, इनवर्ड आपका होगा, और अगर आउट एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक। यानी जो सेंटर पे फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड, और उसका बिहेवियर पोलर बिहेवियर जब बात करेंगे तो क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल जैसे बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एज ए नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करेगा। अरे भाई नॉर्थ से इमर्ज आउट होता है तो आउटसाइड हो गया, साउथ से इंटर करता है तो इनसाइड हो गया, तो वहां से भी कोरिलेट आप कर सकते हो, ठीक। तो ऐसे ही वहीं ऊपर जो स्पेस होता है वहीं दिखा लीजिए, बहुत अलग से करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अभी जब पीछे पढ़ा था बेटा तो उसके इसमें गॉस लॉ पढ़ा था, याद आ रहा कुछ? गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस लॉ क्या होता था जी? ये बेटा आप लोगों के फैमिली मेंबर में कोई ऐसा तो नहीं मौनी अमावस्या में गया रहा हो? हाँ, अल्लाह कर वो हो तो सूचनाएं ले लीजिए भाई। कभी कभी जब बहुत एक्सेस में लोग हो जाते तो कहीं घटनाएं हो जाती हैं, है ना। इतना ह्यूज अमाउंट में सरकार भी नहीं सोची थी इतनी पब्लिक जाएगी। हाँ हाँ, 14 से 18 की रिपोर्ट आ रहा है फिलहाल, जो भी हो। बट इतने इंतजाम के बाद भी इतनी लोगों में क्या थोड़ा सा पेशेंस नहीं रहता है, और लोग जल्दीबाजी के चक्कर में जो है कर जाते हैं। फिलहाल होना नहीं चाहिए, लेकिन अब जो ईश्वर ने लिखा है जिसके साथ वो होना ही होना है ना। फिलहाल इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे क्राउडिंग में थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक। चलिए, हम जिनके यहाँ के साथ घटनाएं हुई उसके लिए तो बहुत बड़ा कष्ट है, बट तो ही है। हाँ, हिंदू धर्म में कुंभमान हो जाएगा ना। चलो ठीक। नहीं, अनएक्सपेक्टेड आ गए ना। बताओ 10 करोड़ लोग एक शहर में एक दिन में कैसे होगा भाई? सरकार भी सोची थी 2-4 करोड़ पहुंचेंगे एक दिन में, और जितना पूरे क्या कुंभ में नहीं होते थे वो पता लगा एक ही दिन पहुंच गए हैं। ऑन एवरेज जो है 5-6 लगा क्या करोड़ पूरे कुंभ महीने भर में स्नान होता था, पता एक ही दिन 10 करोड़ पहुंच गया। तो उसमें भी लोग थोड़ा सिस्टम से चले तो ऐसे कोई इतनी व्यवस्थाएं थी नहीं घटनाएं होंगी, लेकिन अब हर जगह उपद्रवी लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ। चलो ठीक है बेटा, फिलहाल लिखिएगा एम्पियर्स लॉ। हाँ बेटा, बेटा कर्म ही पूजा है, उतना पूजा हम लोग घर पे कर लेते हैं, ठीक। लिखिए बेटा एम्पियर्स लॉ, AMPERE', एम्पियर्स लॉ। और जिसके पास टाइम हो जा सकता है, ठीक। एम्पियर्स लॉ बेटा, हाँ, हम बड़े होते तो जाते, बड़े होने के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं बेटा। लिखो, हो गया एम्पियर्स लॉ। देखो आपने अभी हमने बोला क्या, आपने गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस लॉ में होता था इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए किसी हम लोग क्या किससे क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल चार्ज इंक्लूड होता था उसके बेस पे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करते थे। ऐसे ही बेटा एम्पियर्स लॉ के द्वारा, एम्पियर्स लॉ के क्या यूज करके हम लोग किसी क्या डिफरेंट अगर कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, किसी पॉइंट से पास आउट हो रहा है तो उससे नेट जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसके बारे में हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक। तो लिखिएगा with the help of Ampere's law, with the help of Ampere's law, with the help of Ampere's law, magnetic field is calculated, magnetic field is calculated, magnetic field is calculated due to a given current distribution, due to a given current distribution,
ड्यू टू ए गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया। यहाँ पे जैसे वहां पे हम लोगों ने लिखा था जो ई डॉट डी क्या डी ए फाई इक्वल टू ई डॉट क्या लिखते थे डी ए या डी ए जो भी पढ़ा होगा इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता था ना, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट लेते थे बेटा गॉस लॉ में। ऐसे ही यहाँ पे होता है बेटा बी डॉट डी एल इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट इंटू समीशन आई, मतलब नेट करंट जो वहां से पास आउट होगा उस पर्टिकुलर रीजन में जितने का आपका क्या कर रहे हैं वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो उसके क्या होता है लाइन इंटीग्रल के हमारा क्या होगा प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो लिखिएगा क्या लिखिए बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड, आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन से लाइन या तो ऐसे कर लो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law the line integral of the magnetic field the line integral of the magnetic field B the line integral of the magnetic field B around any closed curve around any closed curve around any closed curve is equal to around any closed curve is equal to mu naught times the equal to mu naught times the mu naught times the net current I mu naught times the net current I threading through threading through the area enclosed by the curve threading through या passing through जो भी कह लो the area enclosed by the curve area enclosed by the curve बेटा हो गया area enclosed by the curve। तो यहां से जब निकालेंगे मान लो कोई ऐसे जनरल हम लोग ले लिया बेटा अलग अलग करंट है आपका, मान लो एक की वजह से I1 की वजह से फील्ड आउटवर्ड है, I2 की वजह से फील्ड हमारा इनवर्ड है, I3 की वजह से फील्ड आपका आउटवर्ड है, ठीक, I4 की वजह से मान लो आउटवर्ड ही ले लेते कुछ भी ले लिए आउटवर्ड है, I5 की वजह से आउटवर्ड है और I6 की वजह से इनवर्ड है। ये डिफरेंट हमारा क्या है करंट है जिसकी वजह से फील्ड के डायरेक्शन इंडिकेट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है तो जो ये इनक्लोज्ड है वो करंट कितना है आपका I1 I2 I3 और I4 है, I5 I6 का कोई रोल वहां पे नहीं होगा। जैसे वहां पे क्लोज बॉडी के अंदर जितने चार्ज रहते थे बेटा केवल उसी के द्वारा हमारा फ्लक्स या फील्ड मिलता था, ऐसे ही जितना इनक्लोज जो लूप आपने लिया है जिसके वजह से आपको फाइंड करना है उसके अंदर जितना नेट करंट आपका होगा पास आउट होगा उसके बेस पे नेट हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ठीक, तो ऐसे बना लीजिए। तो क्या लिखे एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व दिखा दीजिए वैसे तो लिख लीजिएगा। तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल की जो वैल्यू होगी बेटा बी डॉट डी एल इक्वल टू समेशन म्यू नॉट इंटू समेशन क्या आई। अब आई की वैल्यू देखो जो जहां जिसकी वजह से डायरेक्शन सेम मिल रहा है उसे प्लस ले लो, जिसकी वजह से अपोजिट यानी इनवर्ट मिल रहा है उसे क्या ले लीजिए माइनस ले लीजिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आ जाएगी तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में हो जाएगा कितना I1 प्लस I2 माइनस I3 नहीं सॉरी माइनस I2 है, एक मिनट बेटा ये वाला अंदर है माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 यानी बाहर जो आपके लूप का है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये कंडीशन आपका हो गया। यहाँ बी डॉट डी एल की वैल्यू हो गई म्यू नॉट इनटू दिस। ठीक, अब हम लोग दूसरा बात करते हैं बेटा जैसे वहां पे लेते थे, ठीक है, जो वैल्यू आपकी होती थी रिलेट करते थे म्यू नॉट इंटू क्या या एप्सिलॉन नॉट की, जब वहां पे लिया था तो फाई की वैल्यू होती थी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट और दूसरा लिखा था फाई की वैल्यू ए इंटू ए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी रिलेट करेंगे हम लोग जब, तो आल्सो जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच होता है
और एच नेट नेट मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाता है बेटा। तो नीचे लिखिएगा, यहाँ तो नोट कर लिया बेटा। नीचे लिखिएगा आल्सो बी इक्वल टू, एक रिलेशन दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बेटा, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। मेन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, एच के बराबर होता है। अब बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच है, एच यहाँ पे ले लिया, वेयर एच इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये चीज क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जहां म्यू नॉट इंटू बी लिखा था ना, ठीक, बी लिखा है, वहीं पे आप क्या कर दिए, म्यू नॉट इंटू एच रख दीजिए। तो जब म्यू नॉट इंटू एच रखेंगे बेटा तो ये आपका हो जाएगा, इसको क्वेश्चन जो है बना लेना, फर्स्ट है तो फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, क्लोज इंटीग्रल कितना, बी के जब हो गया बेटा म्यू नॉट इंटू एच डॉट डी एल इक्वल टू हो गया म्यू नॉट इंटू समीशन आई के, समीशन आई के क्या हो गया आपका, बराबर हो गया म्यू नॉट क्लोज इंटीग्रल बी डॉट यानी एच इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। देखो दोनों साइड से म्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी म्यू नॉट है बेटा, यहाँ भी म्यू नॉट है, म्यू नॉट कैंसिल कर दो तो क्लोज इंटीग्रल आ जाएगा, ये दोनों फैक्टर यहाँ दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो एच डॉट डी एल इक्वल टू समीशन क्या हो गया, आई के बराबर हो गया, एच डॉट डी एल। इसको क्वेश्चन नेक्स्ट बना लीजिएगा, उसको फर्स्ट बनाया था इसे सेकंड बना लो। समेशन क्लोज इंटीग्रल एच डॉट डी एल इक्वल टू समेशन आई के क्या हो गया आपका, बराबर हो गया, ठीक। यानी टोटल करंट जो इंक्लोज होगा एरिया से, नेट जो करंट आ रहा है, ठीक है, वो हमारा म्यू नॉट टाइम्स आपका चलिए डीएल, एच इंटू डीएल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो नीचे ही लिख लीजिएगा, और दूसरी चीज, जो चीजें हमारी बाहर होंगी, क्लोज लूप जो भी आपने लिया कंसीडर किया, उसके बाहर वाले के द्वारा कोई अफेक्टेड आपका नहीं होगा, ठीक। हो गया, नीचे लिखिए यार, तो क्लोज इंटीग्रल एच डॉट डी एल इक्वल टू समेशन आई के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। और समेशन आई टोटल आपका करंट है, इनक्लोज करंट जो उसके लूप के अंदर आपको कंसीडर किया गया, टोटल करंट का काम करेगा, ठीक। हम लोग बायो सावर्ट लॉ पढ़े थे, नीचे लिखिएगा बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ, बायो क्या लिखा बेटा, सावर्ट लॉ इज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ, इज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ and is the inverse square law and is the inverse square law and is the magnetic analog of, is the magnetic analog of, magnetic analog of Coulomb's law, magnetic analog of Coulomb's law, magnetic analog of Coulomb's law। तो कूलॉम्स लॉ का उसी को हम लोग क्या कह लेते बेटा, मैग्नेटिक एनालॉग का। जैसे ये इक्वल टू लिखा था हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक, क्या लिखते थे वहां पे, क्यू बाई आर स्क्वायर। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या, क्लोज इंटीग्रल ई नॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट, तो उसके बेस पे लिख लेते हैं, ठीक। मैग्नेटिक एनालॉग ऑफ क्या, कूलॉम्स लॉ, दैट इज ई इक्वल टू, लिख लीजिए चाहे अगर लिखना हो। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने निकाला था बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या आता था, आर स्क्वायर आता था, या डी क्यू के टर्म में लेंगे इंटीग्रेशन डी क्यू अपान क्या, आर स्क्वायर। वहां पे लिखते थे फील्ड याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम लोग क्या इंटीग्रल फॉर्म में लेते थे तो डी क्यू के टर्म में लेंगे तो इंटीग्रल डी क्यू अपान कितना, आर स्क्वायर लेते थे, ठीक। तो ये केस, और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा तो आर ऊपर लिख लेते थे, नीचे हो जाता था आर क्यूब, वेक्टर आर अपान आर क्यूब भी लिखा जाता है। तो ये केस आपका होता है, यहां से लिख लेते थे। अब जब हम लोग, ये तो होता था बायो सावर्ट लॉ हो गया, उसके एनालॉग। दूसरा नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा एरो लॉ के, अगर कलर पेन होगा तो कलर पेन से लिख लीजिएगा।
ये सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपको। जैसे आपने कहा कि जो बायो-सावर्ट लॉ है वो इनवर्स क्या है, स्क्वायर लॉ है, और ये मैग्नेटिक एनालॉग होता है कूलॉम्स लॉ के। ऐसे ही बेटा जो एम्पियर्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा, ये आपका किसके एनालॉगस होता है, गॉस लॉ के। तो नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, व्हाइल एम्पियर्स लॉ इज एनालॉग ANALOGOS analogous to Gauss law, analogous to Gauss law. Analogous to Gauss law, that is closed integral E dot ds, closed integral E dot ds equal to q upon epsilon naught, closed integral E dot ds equal to q upon epsilon naught, closed integral E dot ds equal to q upon epsilon naught। E dot ds की जो वैल्यू होगी वो q upon epsilon naught के क्या होगा, बराबर होगा। क्लोज इंटीग्रल E dot ds equal to q upon epsilon naught। ठीक, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं क्या दोनों में रिलेशन आपका होगा, उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन बेटा हो जाता है। ठीक, अगला हेडिंग करेंगे बेटा हम लोग, नेक्स्ट। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, एम्पियर्स लॉ किसके एनालॉगस है बेटा, गॉस लॉ के। और जब हम लोगों ने पढ़ा उसके पहले क्या, बायो-सावर्ट लॉ किसके एनालॉग है, कूलॉम्स लॉ के। पॉइंट याद रखिएगा, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब फ्री के नंबर होते हैं, अगर आ गए तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधे गोली भर देना है, लेकिन आता रहेगा तभी। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे टाइम आपके बचते हैं, मतलब इसको आपको भरने में जो टाइम रहेगा या पढ़ने में जो टाइम रहेगा उतना ही लगता है। ठीक, तो ऐसे भी 10-20 क्वेश्चंस आपको पेपर में रहते हैं जो बड़े आसानी से आप टाइम बचा सकते हो, और बाकी जहाँ कैलकुलेशन है तो सबको करना पड़ता है। ठीक है, चलिए लिखिए नेक्स्ट बेटा, हेडिंग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, या करंट कैरिंग कॉइल कर लो, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल बेटा, हम दो तरीके है बेटा, एक तो अपने बोर्ड में थोड़ा सा वहाँ डिस्क्रिप्शन भी आपने डेरिवेशन भी पढ़ा होगा। ठीक है, कहिए तो ड्राइव किया जाए, नहीं तो फिलहाल आपको यहाँ नीड नहीं है, तो कहिए तो इसे बता दिया जाए। पॉइंट पे कितना होता है वही पॉइंट हमारे पूछा जाता है कि सेंटर पे क्या होगा, किसी डिस्टेंस पे आपका क्या होगा, और उनके रेशियोज बनते हैं कि अगर हमारा सेंटर पे और जो किसी एक्सियल पॉइंट पे कितना आपका दोनों का रेशियो बनेगा। तो दो पॉइंट्स ऐसे बनते हैं। ठीक, तो समझा दे रहे हैं, फार्मूला लिख देंगे। ठीक, देखो क्या, क्योंकि है नहीं कोई रोल, कोई मतलब नहीं है यार। एक सर्कुलर कॉइल है अगर, ठीक, इससे मान लो एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट ले लिया, कोई पी ले लो, कुछ भी समथिंग, इसमें करंट आपका आई फ्लो हो रहा है, और ये स्मॉल लेंथ डीएल लिया, तो आई इंटू डीएल। देखो इसकी वजह से जब इस पॉइंट पे आप फील्ड की वैल्यू निकालोगे, ठीक, ये ऐसे नहीं रखा गया है, कड़ा पहना कोई, देवियां नहीं पहनते अब, देवतागढ़ निकलेगा नहीं, परमानेंट है। अरे है क्या यार, नहीं पहने हो, कुछ नहीं। हाँ, तो लोग अपने परंपरा छोड़ दे रहे हो। हाँ, उल्टा हो गया ना। हाँ, है क्या, तो निकाल रहे हम, क्या है, ऐसे मान लेते बेटा, नहीं है किसी के पास, है ना। ठीक, मतलब ये इतनी देवियां हैं, एक के पास कड़ा नहीं है। हाँ, चलो ठीक। तो उस केस में क्या है कि जब हम लोग लेते हैं ना, तो ये ऐसे नहीं, ऐसे करने के क्या है ना, जब डिस्टेंस लेंगे, अगर रेडियस इसकी ए ले लो या आर ले लो, जिस टर्म में भी आपने पढ़ लिए, तो ये डिस्टेंस होगा ना, अंडर रूट क्या आएगा, किस टर्म में पढ़े हो, आर के टर्म में कि ए के टर्म में, आर के टर्म में पढ़ा कि ए के टर्म में पढ़ा है, आर के टर्म में, तो आर ले लिए।
ठीक, आर या दोनों रेडियस को दोनों दिखाते हैं। तो ये आपका होगा √r² प्लस कितना x² के बराबर होगा। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे हम लोग फील्ड निकालेंगे बेटा, और ऐसे ही पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे पूरे लूप की वजह से, पूरे होल लूप की वजह से हम लोग वहां से इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, नेट फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, उसका क्या एंगुलर बाइसेक्टर यानी कि जो आपका इसका क्या डायरेक्शन को इंक्लूड करके। तो ये केस आपका जो हो रहा है, ये लूप ऐसे है, ऐसे तो देखोगे तो यहाँ से दूरी अलग दिखेगी, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, ये ऐसे रखा गया जैसे मान लो ये लूप है, ऐसे हमने रखा है। तो ये सभी कॉर्नर से यानी सभी जो सर्कमफेरेंस पेरिफेरी है वहां से डिस्टेंसेस सेम सेम मिलेंगे। जो डिस्टेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, सेम सेम मिलेगा। ऐसे तो देखने में लग रहा होगा यहाँ से दूरी अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, तो ये डिफरेंट दिख रहा है ना, बट वो ऐसे रखा गया, ये प्लेन में नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऐसे लिया गया है। ठीक, तो उस कंडीशन में सारे पॉइंट से डिस्टेंसेस जो रहेंगी वो सेम सेम रहेगी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमने यन ले लिया, मान लो इस लूप जो लिया है अपने सर्कुलर, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, यन है, रेडियस आपका आर है, डिस्टेंस जो पॉइंट का एक्सिस पे लिया है वो हमारा क्या है, एक्स है। तो उस केस में पूछा जाता है बेटा कि जो नेट फील्ड हमारा होगा, नेट क्या होगा, जो फील्ड आपका होगा उसके एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे कितना होगा और फिर उसके सेंटर पे कितना रखेंगे। ठीक, तो लिख लीजिएगा, इफ ए कॉइल ऑफ रेडियस आर, if a coil of radius r carrying current I, then magnetic field radius r is carrying current I, then magnetic field on its axis at a distance x from the center is given by रिलेशन। हम लोग निकालते बेटा बायो सावर्ट लॉ लगा के, जैसे वहां पे μ0/4π/I sin θ/r² लिखते थे ना, तो यूज उसी को करके निकालते हैं, लेकिन चूंकि डेरिवेशन का कोई रोल नहीं है तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे। अब डायग्राम आप बना लो, डायग्राम बना लीजिए, गिवन बाय रिलेशन पहले बना ले, डायग्राम लिखा दे रहे हैं। करंट हमारा बेटा आई फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे नेट फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, उस पॉइंट पे आपको नेट फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है बेटा। हो गया, तो लिखा आपने नेट फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय। ठीक, देखिए b इक्वल टू एक्सिस पे x डिस्टेंस पे हम लोग ले रहे हैं, b इक्वल टू μ0/4π इंटू 2π n I r स्क्वायर एक्सिस पे जो आप लेंगे बेटा μ0/4π इंटू 2π n I r स्क्वायर अपान r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये x है बेटा, समझ जाएंगे ना।
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 3/2, ठीक 3/2। एन होता है नंबर ऑफ क्या टर्न्स, टोटल जो कॉइल में आपके नंबर ऑफ टर्न्स है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक्स आपका सेंटर से दूरी है, डायग्राम में यहाँ लिखा हुआ है ये सेंटर ओ है, ओ से हमारी दूरी कितनी है एक्स है। इस पॉइंट पी की ओ से पी के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है एक्स दिया गया है। इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये हो गया म्यू नॉट अपान 2 पाई म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहीं पे ले लेते हैं कि अगर एक्स की एट सेंटर पे हम लोग बात करेंगे, किस पे बात करेंगे सेंटर पे बात करेंगे, एट द सेंटर, एट द सेंटर आप कॉइल या लूप जो भी आपने टर्म यूज किया है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0। जब एक्स की वैल्यू 0 हो गया तो बी सेंटर की जब वैल्यू आप निकालोगे तो देखो आएगा म्यू नॉट अपान कितना 4 पाई 2 पाई एन इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपान, इसको 0 करोगे तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये कटेगा तो आर क्यूब। देखो ऊपर से नीचे एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा म्यू नॉट। अभी 4 पाई को अगर हम कैंसिल करना चाहें तो म्यू नॉट अपान कितना आ जाएगा वो 2 कह सकते हैं ना। अगर उसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो म्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एन आई अपान बचेगा कितना आर। तो इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो म्यू नॉट अपान 2 एन इंटू आई अपान किसका आर के बराबर हो गया। तो बी सेंटर की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई बी सेंटर हमारा इतना हो गया, और बी जब एक्सेस पे ले रहे हैं तो आपका ये वैल्यू आता है। अब कंडीशन यहां से अगर हमें डिटरमाइन करना बेटा कि सेंटर और क्या एक्सेस पे जो रेशियो आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या आएगा, तो अच्छा वो उतना नोट कर लीजिए तब बताएं। और यही वैल्यू हमारी मैक्सिमम होता है, ये जो वैल्यू आपको मिलता है ना सेंटर पे, ये वैल्यू आपका फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है बेटा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हो गया। अब अगर आपको निकालना है, मान लो इसका क्वेश्चन हमने बेटा फर्स्ट बना लिया, इसको सेकंड बना लिया, ठीक। इस केस में अगर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से, या इसको सेकंड बना लो, क्योंकि यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट करना आपको आसान रहेगा, इसे थर्ड बना लो। अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करना चाहें फर्स्ट और सेकंड से, अगर बी सेंटर अपान बी एक्सिस निकालना हो तो रेशियो क्या आएगा, कितने लोग बता सकते बेटा बी सेंटर अपान बी एक्सिस का रेशियो क्या आएगा, लिख लीजिए नीचे। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the ratio of magnetic field at the center of circular coil, ratio of magnetic field at the center of circular coil and on its axis, circular coil and on its axis is given by हमें V सेंटर अपान B एक्सिस निकालना बेटा, यानी कि V सेंटर अपान बी एक्सिस की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। बी सेंटर अपान बी एक्सिस की वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसका रेशियो क्या आएगा सोच के बताओगे क्या? हाँ बेटा, और सिंप्लीफाई करो, हमें निकालना है बी सेंटर अपान बी एक्सिस। देखो ये क्वेश्चन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो। सेकंड इक्वेशन हमारा है म्यू नॉट अपान क्या 4 पाई 2 पाई एन इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपान आर क्यूब, है ना। और अपान यहाँ वाला क्या है म्यू नॉट अपान 4 पाई, देखो यहाँ पे है बेटा 2 पाई एन आई इंटू आर स्क्वायर अपान कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा आर स्क्वायर के पावर 3/2 लिख ले, कोई दिक्कत? ऊपर वाले को, इस वाले को यहाँ पे अगर आर स्क्वायर के पावर 3/2 लिख ले कोई दिक्कत होगा?
अरे भाई 2 कट जाएगा, बचेगा आर क्यूब यार। ठीक, तो इसी को हम यही रीसेट कर लेते हैं अपनी जरूरत के लिए। ठीक, इसको जो आर क्यूब है ना उसको ऐसे लिख लो बेटा, आर स्क्वायर के पावर कितना 3/2। समझ में आया? ठीक, अब कंडीशन क्या है, जो कटने वाला सब उड़ा दो, दिस एंड दिस पूरा चला गया। ये फैक्टर ऊपर और ये फैक्टर कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो आएगा बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस। ये ऊपर गया बेटा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा क्या है, आर स्क्वायर है, होल के पावर। कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1, तो इसको लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के पावर 3/2। ये किसकी वैल्यू हो गई, बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस। तो यहां से जो रिलेशन हमारा मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये रिलेशन आपका होता है सेंटर पे और क्या उसके एक्स डिस्टेंस एक्सिस पे क्या आपका वैल्यूज मिलेंगे। तो इसका तो सेंटर वाला ज्यादा मिलेगा कि एक्सिस वाला बेटा? अरे सेंटर वाला अगर उसका लोगे आप क्या, तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो वहां पे एक्स ऐड हो रहा है ना ऊपर वाले क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी क्या आएगी, रिजल्टेंट वैल्यू बी सेंटर जो होगा वो हमेशा एक्सिस से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, हो गया? जल्दी करो बेटा। अगर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने बनाया है, कौन सा क्वेश्चन बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने बनाया है, अगर उस फर्स्ट क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए किसका, आर की वैल्यू कहा जाए, आर के रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू अगर वेरी लार्ज हो, कैसा हो, इफ एक्स मच ग्रेटर देन आर देन इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, क्या लिख लेंगे, हाँ? अगर फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में वेरी लार्ज हो, मतलब यहां ले लो इस क्वेश्चन से, इफ एक्स मच ग्रेटर देन क्या आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को कैसे आप लिख सकते हो, ठीक? देखो बी एक्सिस की जो वैल्यू आपकी मिलेगी बेटा, म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई 2 पाई एन आई इंटू ऊपर आर स्क्वायर है। देखो हम लोग किसी भी क्वांटिटी को इग्नोर करते हैं उन्हीं उसी को जो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो, क्या मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, प्लस माइनस में। हमेशा किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को इग्नोर तभी करते बेटा जब दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। कभी भी मल्टीप्लिकेशन और क्या डिवीजन में हम लोग क्वांटिटी को इग्नोर नहीं करेंगे, उनके इफेक्ट बहुत ज्यादा होंगे। जैसे यहाँ पे आपने लिखा आर की वैल्यू के रिस्पेक्ट में एक्स वेरी लार्ज है, तो ऊपर वाले आर स्क्वायर को हम लोग कहाँ इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि उसको इग्नोर करेंगे तो इसके क्वांटिटी रिजल्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। जैसे कहा गया ना, आपको एग्जाम्पल से समझा दें, भूलिएगा नहीं। जैसे कहा गया 1 लाख रुपए हैं, कितना बेटा, हाँ हो गया। तो इस कंडीशन में क्या है, 1 लाख रुपए है। कहा जाए कि एक कोई आइटम आपने मार्केट में खरीदा, उसका कॉस्ट जो है आपका है वो 1,00,001 रुपीज आ रहा है। कितना है, इतना आपका वैल्यू आपको उसका कॉस्ट है। अब कहा जाए कि यहां से 0.001 आप नहीं देंगे, दुकान वाला भगा देगा क्या, है? 0.001 क्या होता है, एक पैसा हुआ यार, 0.01 ही ले लो, एक पैसा हो जाएगा। 001 तो उसका भी डेसिमल हो जाएगा, है ना? तो क्या हुआ, एक पैसा ही ले, आपको 1 लाख का दुकान से अगर सामान ले तो भगा देगा क्या, नहीं भगाएगा ना। लेकिन अगर आप कह दो भैया कि हमारा 1 लाख का हमने सामान लिया और उसमें क्या किया आपने 0.01 से गुणा करके हमारा उतना कम कर दो, तो कितना इफेक्ट होगा, 2 जीरो, बचा कितना 1,000, देगा कि भगा देगा, हाँ? 1 लाख में क्या बचा
1000 केवल बचा और 99,000 क्या हो गया, गायब हो गया, तो देगा क्या? ठीक, तो कंडीशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब हम लोग बात करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है तो उस क्वांटिटी को, स्मॉलर क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। तो हमेशा जो हम लोग इग्नोर करते हैं किसी क्वांटिटी को, वो किस वाले करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं करेंगे, हमेशा किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करेंगे। तो ऐड सब्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है हमारा। ठीक, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां वाले को नहीं इग्नोर करिएगा। देख, ठीक है, तो नीचे बचेगा क्या, आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो 2 2 कटेगा तो आर क्या, सॉरी ये तो इग्नोर कर दिया आपने, इसको इग्नोर कर दिया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 यानी एक्स क्यूब बच जाएगा। क्या बचेगा बेटा, एक्स क्यूब बच जाएगा। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा ना, ये आ जाएगा, μ0/4 2 पाई ni आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अब 2 2 जगह कैंसिल कर देंगे, इसी को आल्सो हम लोग लिख सकते हैं कितना, μ0/2 ni आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये एक्स क्यूब है बेटा, स्पेस कम है थोड़ा सा, ये एक्स क्यूब हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, μ0/2 ni आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर डिस्टेंस एक्सिस की जो है, एक्सियल पॉइंट जो लिया है उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में वेरी लार्ज हो तो हो जाएगा। जल्दी करिए। आपने पढ़ा होगा, अगर वो लूप है बेटा, लूप का एरिया क्या होता है, कॉइल है, कॉइल का एरिया क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर, खोला नहीं है, सर्किल बनेगा। ठीक, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसी फार्मूले को उसके एरिया के टर्म में लेना चाहें तो ऊपर फार्मूला बना 2 पाई एन आई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को एक साथ में कर लो तो रिलेशन ये बन जाएगा, आर करके, कल हम चेंज करते हैं वहां दिखेगा नहीं, तो यहां से आर करके लिख लेंगे, सिंस ए इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रिलेशन कर सकते हैं, बी एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे आप लेंगे तो ये फार्मूला जो मॉडिफाई हो जाएगा हमारा, इसके पाई आर स्क्वायर के जब ए लिख लो तो आएगा μ0/4 पाई 2 NIA अपान कितना, एक्स क्यूब। यही ये भी बना लेना बेटा। अगर एरिया ए क्या है वहां पे, एरिया ऑफ द लूप है, अगर लूप का एरिया बेटा ए हो तो उस कंडीशन में जो रिलेशन बन जाएगा μ0/4 पाई 2 NIA अपान एक्स क्यूब, 2 NIA। ठीक, ये एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ कॉइल है। हाँ, NIA को बाद में हम लोग क्या वहां पे बोल लेते हैं m इक्वल टू NIA। ठीक, तो 2m अपान क्या ले लेंगे, एक्स क्यूब। जब हम लोग अभी किस पे पढ़ेंगे, कहाँ पे, किसी बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की हम लोग बात करते हैं, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन कैसे आपका होगा बेटा, तो उस कंडीशन में लिखिएगा, देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा या कर्व्ड मिलेगा। किसी कॉइल है, किसी कॉइल के एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे अगर हम लोग फील्ड को रिप्रेजेंट करें तो जो फील्ड की वैल्यू मिलेगी बेटा, वो क्या डायरेक्टली कैसे, स्ट्रेट पे, अगर हम बी और एक्स के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा या कर्व्ड मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा या कर्व्ड मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड और क्या एक्स के बीच में ग्राफ खींचने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, कर्व्ड मिलता है। कैसा मिलेगा आपको, कर्व्ड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे दो टर्म्स एक आता है, ठीक है,
एक टर्म आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अभी हम लोग टर्म यूज करेंगे, उसे ग्राफ के बेस पे कहा जाता है। ठीक, तो ये किस हिसाब के होते हैं, कैसे दिखाएंगे, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। लिख लो बी एक्स कर्व, बी डैश एक्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में अगर कर्व हम लोग ड्रा करेंगे तो उसे क्या लेते हैं, बी एक्स कर्व। जैसे बेल होता है ना, बी एक्स कर्व, जो बेल आपका होता है बेटा ना, उसी शेप का आपको बनता है। कैसा बनेगा, बी एक्स का जो कर्व हमारा होता है, इससे बेल होता है, घंटी। ठीक, घंटी जो आपकी होती है उस शेप का। ठीक है, ऐसे डिजाइन आपका उसका बनेगा, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव डिस्टेंसेस के साथ जाने के पे। ठीक, तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो बी एक्स कर्व में मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से बेटा, और ये हमारा एक्स है, इधर पॉजिटिव एक्स होगा तो इधर क्या लेंगे हम लोग, माइनस एक्स। जब इनके बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं तो फिलहाल जीरो जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट पे कहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, इनफाइनाइट पे जाके वैल्यू जीरो होता है। लेकिन यहां से जब दिखाओगे ना तो इसका जो शेप समथिंग मिलता है बेटा, ये कंडीशन बनती है, ये बी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, सेंटर वो। ठीक, ये बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये सेंटर हमारा क्या हो गया, वो हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू होता है, अगर हम लोग ड्रा कर लें, एक्स की वैल्यू जो है r/2, ठीक, इस पॉइंट पे फील्ड जो मिल रहा है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाता है। पूछा जाता है एट विच डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, मतलब सेंटर पे मैक्सिमम है तो उसका आधा कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, r/2 पे मिलेगा, r/√2 पे मिलेगा, या r√2 पे मिलेगा, या समथिंग कुछ और, या r/2 पे कितना, r/2 पे कितना वैल्यू मिलेगा ये निकालना होता है। r/2 पे वैल्यू से कितनी हो जाएगी उसके बेस पे। तो ग्राफ आप दिखा दो। हाँ बेटा, ये मान लो b0 से दिखा देते हैं। ये वैल्यू जो x ले रहे हैं हम लोग, ये r/2 है, और ये भी वैल्यू ये प्लस में है r/2, माइनस में है r/2 प्लस माइनस साइन देना चाहेंगे तो दीजिएगा, अदरवाइज। ठीक, तो एक उधर है और एक इधर है। इन्हीं पॉइंट को, एक को ले लो a, दूसरे को ले लो a डैश। ठीक, इसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं बेटा। a, इधर पॉइंट ले लिया हमने a डैश, इन्हीं पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टर्म दिया जाता है। हो गया, नीचे लिखिए, ऐसे पॉइंट बना लो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखिएगा, बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को। दूसरा नाम होता है पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर। उस पॉइंट पे लगभग हमारा देखो जो वैल्यू मिलता है ना वो स्ट्रेट लगभग मिलता है, तो कर्वेचर वहां पे क्या आ जाता है, जीरो, तो उसी कह लेते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिखिए लिखिए द पॉइंट ए एंड ए डैश, पॉइंट ए एंड ए डैश इन बी एक्स कर्व, इन बी एक्स कर्व is called
in Bx curve is called point of inflection. Bx curve is called point of inflection. Is called point of inflection or point of zero curve or point of zero curve. And at these points, magnetic field B, this point magnetic field B varies linearly with, at this point magnetic field B, that वाला B varies linearly with x, that is dB upon dx, dB upon कितना dx इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा बेटा, dB अपॉन dx उस समय जो है ये लीनियर ग्राफ मिलेगा। देखो ऐसे इस पॉइंट पे ये स्टेट दिख रहा होगा ना, तो ये पॉइंट जहां पे होता है उस समय आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, लीनियर मिलता है। तो dB अपॉन dx की वैल्यू 0 होती है, और उसी को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर बी अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस टर्म में भी लिख लीजिए r डी स्क्वायर बी अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अगर किसी का डिफरेंशियल 0 है तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे उसी के टर्म में, तो क्या मिलेगा आपको 0 आएगा। जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट है, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट था, तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0 होता था ना। तो वैसे आपका यहाँ पे अगर dB अपॉन dx लीनियर है, कांस्टेंट है, तो इस केस में d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, यानी रेट ऑफ चेंज उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा पोजीशन के साथ। मतलब फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पे आपका पोजीशन चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होगी, ठीक। तो उसी को हम लोग कांस्टेंट कह लेते हैं बेटा, हो जाएगा। हाँ क्या 4/3 का मतलब क्या हुआ, 3/2 की 2/3 की 4/3, क्या बोल रहे हो, 4 की पावर 3/2, 3/2 मतलब क्यूब करके फिर रूट कर लीजिए, क्यूब करके फिर रूट, जैसे 4 चौका 16 चौका 64, 64 का रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा, समझे। अब इसका जो पोजीशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मिलता है बेटा, वो हमारा x इक्वल टू कितने पे है, प्लस माइनस r/2 पे, कितने पे मिलता है, प्लस माइनस r/2 पे, ठीक। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसी को हम लोग कहते हैं, लिख लीजिए वहीं, डायग्राम में तो ही लिखने की जरूरत नहीं है ना। डायग्राम में देखो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और डैश मिल रहा है कहाँ पे, प्लस r/2 एंड माइनस r/2, यानी प्लस माइनस r/2 पे आपको मिलता है, ठीक। और प्लस माइनस r/2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो x की जगह पर आप r/2 रख दीजिए, तो रिलेशन पे और वहीं नीचे लिखिए द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the value of magnetic field at the point of inflection, the value of magnetic field at the point of inflection, value of magnetic field at the point of inflection, value of magnetic field at the point of inflection, ठीक। तो जब x की वैल्यू हमारा r/2 है बेटा, तो उस केस में b की वैल्यू लिख लीजिएगा, दैट इज व्हेन x इक्वल टू कितना लिखा, r/2। जब x की वैल्यू हमारा r/2 की बराबर है तो b की वैल्यू लिख लीजिएगा 4 म्यू नॉट ni अपॉन 5√5r, b इक्वल टू 4 म्यू नॉट ni अपॉन, b इक्वल टू कितना 4 म्यू नॉट ni अपॉन 5√5 इंटू r, 4 म्यू नॉट ni अपॉन 5√5r, 4 म्यू नॉट ni अपॉन 5√5 इंटू r। ये स्पेशल पॉइंट हम लोग ले लेते हैं।
किसी पास डिलीटेड वाला सिलेबस है बेटा, डिलीटेड? हाँ नहीं, उसमें सारे पॉइंट नोटेड नहीं है ना। हाँ तो वही आएगा, आप उसे फार्मूले पर रख दीजिए x⁴/2, वैल्यू मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा। अब हमें कुछ डिफरेंट बेटा फार्मूले बनते हैं। जैसे हम लोग लूप की वजह से निकाला, लूप की वजह से उसके सेंटर पे अभी आपने फील्ड निकाला था, कितना आया था? म्यू नॉट NI/R, 2 NI/R। अब वही कंडीशन जो आपने उसके सेंटर पे निकाला, यानी लूप पे के लिए निकाला था बेटा, अगर हम लोग वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट की वजह से, अलग अलग सेगमेंट की वजह से अगर हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जैसे वहां पे लिखा था बी सेंटर पे म्यू क्या, अगर आप म्यू नॉट के टर्म में लेते म्यू नॉट NI/2R लिखा था ना, तो वो पूरे लूप की वजह से होता था। अगर हमारा पार्शियल पार्ट हो, जैसे थीटा, यानी कि 360 पूरा अपने रोटेट हुए, तब आपको उतनी वैल्यू मिल रही थी। अगर हमारा बेटा वो पूरा लूप ना हो, उसका पार्शियल सेगमेंट हो, तो उस कंडीशन में अलग अलग पार्ट की वजह से कितना फील्ड होगा। ढेर सारे क्वेश्चन आप अगर PYQ वगैरह देखेंगे तो उस पैटर्न पे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपको पूछे गए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैसे करेंगे, तो जरा लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिए, और जो कंडीशंस बनते हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर in different conditions of in different conditions of in different conditions of current loop, ठीक, कोई करंट लूप है, अलग अलग कंडीशन में कितना हमारा होगा, उसकी वैल्यू कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे बेटा, तो वो चीजें आपकी होती है, यहां से हमें डिटरमाइन करना है, ठीक। इन डिफरेंट कंडीशंस ऑफ करंट लूप, चलो देखो, तो उस केस में क्या है, अलग अलग कंडीशन में है, मतलब पार्शियल सेगमेंट, आपको पूरा लूप ना होगे, पूरा लूप होने पे हमारा कितना आया था, म्यू नॉट NI/2R, अगर ये टर्म्स होते थे। अब ऐसे होते म्यू नॉट I अपान कितना होता था, ठीक, 2R के बराबर होता था। अब यहाँ पे जब हम लोग थीटा के टर्म में लेते हैं, यानी पार्शियल अगर सेगमेंट आपको दिया गया है, तब उस केस में बेटा हमारा कितना बनेगा, कितना आपका वहां से नेट वैल्यू किसकी, फील्ड की बनेगी, वो चीजें हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, ऐसे दिखा दीजिए, मान लो सेगमेंट हमने लिया, ये थीटा है, करंट I फ्लो हो रही, ये R है, ठीक। तो इसके सेंटर पे अगर हमें फील्ड की वैल्यू निकालनी है बेटा, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है B की वैल्यू, तो फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड, एंटी क्लॉक है तो किधर आ रहा है आपका, बाहर की तरफ। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सेंटर पे आपको फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड मिलेगा, क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड मिलेगा। फिर यार हमें डायरेक्शन अगर पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे, उसी लॉ को यूज करके आप बना लेते हैं, ठीक। दूसरा केस होता है, निकालेंगे कैसे, देखो B की जो वैल्यू होती थी, हम लोगों ने लिखा था म्यू नॉट NI/2R, ये फार्मूला बेसिक होता था, ठीक। यहाँ पे अगर हमें ये टोटल पूरे लूप की वजह से जब हम लोग निकालते थे, तब ये फार्मूला मिलता था। अगर आपको ये रोटेशन थीटा है, अब देखो दो चीजें हमें ध्यान रखेंगे बेटा, अगर थीटा एंगल में दिया गया है, किसमें, डिग्री में, किसमें दिया गया, डिग्री में, थीटा अगर डिग्री में दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप रखेंगे थीटा अपान 360, कितना रखेंगे, थीटा अपान 360 जितना डिग्री में दिया गया है, तो ठीक। अगर ये डिग्री में दिया गया है तो हम लोग लिखते हैं थीटा अपान 360, और 360 को अगर रेडियन में बदलोगे तो 2 पाई आता है,
कितना आता है 2 पाई आता है। तो 360 अगर ये डिग्री में दिया गया है, थीटा किस में लिया गया डिग्री में, थीटा टेकन इन किस में, टेकन इन डिग्री। अगर डिग्री में दिया गया है तो इस फार्मूले को आप यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 करके, ठीक। लेकिन अगर थीटा हमारा रेडियन में दिया गया है तो रेडियन में टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई। भाई रेडियन में अगर पूरा एंगल लेंगे बेटा किसी साइकिल के करस्पॉन्डिंग तो टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई। तो थीटा जब रेडियन में होगा तो बी के लिए फार्मूला हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन कितना 2 पाई। ये आपको थीटा जो है वो रेडियन में अगर दिया गया है तो किसमें, थीटा को रेडियन में दिया गया तो फार्मूला हमारा लिखेंगे ये, और अगर थीटा डिग्री में दिया गया तो फार्मूला लिखेंगे आप ये, ठीक। अब जैसे अगर 90 डिग्री पे है, कितने पे है 90 डिग्री पे है, तो 90 पे होगा तो बेटा ये 90 अपॉन 360 लिखोगे, 90 अपॉन 360 लिखेंगे तो 1/4, अब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 8r आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8r। भाई टोटल ऐसे देखो, ये सब बहुत आसान है, एक बार दिमाग में बैठा लो बस। ये कंडीशन जैसे 360 पूरा कितना है 360 डिग्री टोटल होता है ना, तो 360 के लिए अपना इतना हमारा फार्मूला आता था, 360 पूरा घूमते थे तो बी के लिए वैल्यू आता था म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना बेटा 2r आता था ना। अब अगर हमारा इसका इतना ही सेगमेंट आप ले रहे हो तो इसका 1/4 पार्ट हुआ ना, तो 1/4 करोगे या तो इसका फील्ड भी तो 1/4 ही डेवलप करेगा, जितना रहेगा उतना डेवलप करेगा। तो देखो 4 to 8 करे तभी तो ये आ रहा है। तो थीटा अपॉन कितना ले लेते हैं हम लोग 360 अगर डिग्री में दिया गया है तो, और अगर 90 डिग्री जैसे ये 90 डिग्री हमने लिया तो 90 डिग्री को रेडियन में बदलते तो कितना आता है, अरे पाई का मान 180, ठीक। पाई का मान कितना 180, तो पाई बाई 2 करेंगे। पाई के टर्म में जब आप लेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 पाई, पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई, ठीक। तो पाई पाई कर दिया 1 अपॉन फिर 4 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर वही हमारा रिलेशन मिल जाएगा। मतलब रिजल्ट वही आएगा चाहे आप वो डिग्री में ले लीजिए चाहे किस में लीजिए रेडियन में लीजिए, लेकिन रिलेशन जब हम लोग लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। एक बार जब आप उसमें लेंगे तो आपका पाई के टर्म में मिलेगा, अगर वैसे लेंगे तो हमारा क्या होगा न्यूमेरिकली मिलेगा, ठीक है। समझ गए। तो बेसिक रिलेशन आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे बेटा, हेडिंग किया है तो एक जनरल बना के देख लीजिए, लिख लीजिए। और यहां से जब करोगे तो ये 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r करके यही लिख सकते हैं मी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू थीटा अपान कितना 2 2 जा 4 पाई इंटू r हो गया, ठीक। लेकिन ध्यान रखना थीटा किस में लिया, ये रेडियन वाला है। थीटा क्या लिया आपने रेडियन में लिया, तब कहानी ये बनेगी आपकी। और टर्न्स अगर n है और सिंगल टर्न हो तो, अगर टर्न के नंबर कितने हो आपको, इफ n इक्वल टू 1 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा म्यू नॉट अपान 4 पाई को एक अलग कर लो i इंटू थीटा अपान कितना r हो जाएगा, ठीक। चल लेंगे। अब हम लोग दो चार हम दो बना रहे हैं, आप क्या करिए उसमें, उसके लिए फार्मूला क्या डिजाइन होगा वो आप बता दो। एक चीज एक बार बेवकूफ बना दिया था आपको बेटा, जैसे हम लोग अक्सर बनते रहते हैं ना, तो हम फार्मूला का किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ये जो आपका आर्क दिया गया जिसमें करंट का एलिमेंट है इसकी वजह से जो थीटा बन रहा है इसके टर्म में हमने फार्मूला ये सारे लिख रहे हैं। उस बार क्या पूछ लिया था ना, ये वाला एंगल दे दिया, कौन वाला, ये वाला दे दिया, पूछा अब कितना आपका क्या होगा फील्ड की वैल्यू होगी। अरे भाई ये वाला तो 360 में से घटा दोगे तब ये वाला मिल जाएगा ना। भाई अगर ये एंगल थीटा डैश दिया गया है जैसे थीटा डैश, तो थीटा निकालना 360 में से थीटा डैश को माइनस करना पड़ेगा ना, या 2 पाई में से माइनस आप करो। भाई रेडियन मिलेंगे तो 2 पाई में से आप माइनस करो, और अगर डिग्री मिलेंगे तो क्या 360 में से आप माइनस कर लो। तो दोनों तरीके से हमारा क्या करेंगे, तो अगर उस टर्म में दिया गया है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वहां पे थीटा निकालने के लिए रेडियन में दिया है तो 2 पाई माइनस थीटा जो पहले से दिया गया है उसको कर लीजिएगा, और अगर हमारा क्या डिग्री में दिया तो 360 माइनस थीटा करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। कर लेंगे ना।
गलत नहीं करेंगे, गारंटी है? हाँ, ये तो हम लोग गारंटी नहीं लेते हैं ना, क्यों? ओके बेटा, चलिए अब ये 2-4 हम बना दे रहे हैं, हाँ केस करके, तो आप उसको बता, आपको फार्मूला लिखना है, ठीक? जी सर। पढ़ा पाएंगे, ज्ञान काम है थोड़ा सा। हाँ तो इतना ही पढ़ाएंगे, इमरजेंसी आ गई, जाइए। तो कंडीशन क्या आपका है, यहाँ से अगर हम लोग ले रहे हैं बेटा, तो देखो ये मान लो, अभी हम बना लेंगे, आप हम कैंसिल कर लेंगे इसको। आप रेडियस आपकी मान लो आर है, रेडियस कितना है, आर है, सेंटर वो है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है आई, करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, तो इसके सेंटर पे, इस सेंटर पे आपको इसकी वजह से फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, डिटरमाइन करना है, ठीक? दूसरा, ये पहला केस ले लो, यहाँ एंगल कितना बनेगा बेटा, 180। ये कंडीशन आपको है, रेडियस अभी में आर है, करंट हमारा क्या फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, सिंगल टर्न से, ठीक? तीसरा, ये सेंटर वो है, ये इनफाइनाइट तक गया है, कहाँ तक, इनफाइनाइट, और ये भी कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है बेटा, इट टेंड्स टू इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। रेडियस इसकी आर है, रेडियस कितना है बेटा, आर है, ठीक? तो इनकी वजह से इसके सेंटर ओ पे आपको नेट फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। अगला है आधा हो गया सर्किल, इनफाइनाइट है, रेडियस आर है बेटा इसका सेंटर, करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं, और ये इस पॉइंट ओ पे आपको नेट फील्ड की वैल्यू के लिए फार्मूला डिजाइन करना है, ठीक? जल्दी से करिए जिससे टाइम से हो जाए आपका, नहीं तो कंप्लीट हम लोग कल कर लेंगे, अलग अलग पार्ट जो बनेगा, सबके सेंटर पे आपको फील्ड डिटरमाइन करना है बेटा। ओ पे फील्ड के लिए फार्मूला क्या बनेगा, सारे केसेस में आपको बता देने हैं। थीटा को आप डिग्री में ले लीजिए, चाहे रेडियन में ले लीजिए, आपकी इच्छा दोनों, ठीक? फिर आप डिग्री में करके कर लीजिए, है ना? शाइन कैसे नहीं हुआ बेटा,
बताएं, यहाँ हो गया सारा। चलिए, थीटा में नहीं गया, डिग्री में लिया या उसमें रेडियन में? चलो देखो बेटा, पहला वाला कंडीशन है, ये तो फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी बेटा, यहाँ पे आउटवर्ड मिलेगा, ठीक, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमारा करंट फ्लो हो रहा है इस वाले पहले सेगमेंट में। तो B का जो फार्मूला लिखेंगे, B इक्वल टू होगा बेटा म्यू नॉट अपान कितना, म्यू नॉट, सिंगल टर्न अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक, जैसे n टर्न होगा तो ni लिखेंगे, सिंगल टर्न होगा तो क्या लिखेंगे, I लिख लेंगे। तो म्यू नॉट I या n ही ले लो, I लिख लेते हैं, I अपान 2r इंटू कितना 180 अपान 360, तो वैल्यू क्या है बेटा 1/2, ठीक। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I अपान 2 जा, डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें करोगे बेटा, हम सीधा रखेंगे, अब इतना एक समझा दिया, अब सीधा रख दें। इसके लिए जब रखोगे बेटा, यहाँ स्पेस हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं, इसके लिए करेंगे बी सेंटर पे, जो बीओ पे हम लोग निकाल रहे हैं बेटा, सेंटर पे सभी के निकाल रहे हैं, तो सेंटर पे करोगे, यहाँ पे आएगा 270, एंगल कितना बनना है 270 बनना है ना, 270, तो 270 अपान 360 मतलब 3/4, कितना आएगा 3/4। तो यहाँ पे बी की वैल्यू लिखोगे C म्यू नॉट इंटू I अपान 4 जा 8r। कैसे आया समझ रहे हो, 300 क्या 270/360, 3/4, 3 आगे मल्टीप्लाई हो गया, 4 से 2r में मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया 8r हो गया, ठीक। इसमें जब करेंगे तो करंट की डायरेक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो आउटवर्ड रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा रहेगा, आउटवर्ड रहेगा फील्ड, ठीक। इसमें करंट नहीं दिया है, हम मान लो ले लेते हैं, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज ही ले लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना निकाला, हाँ उतना ही आया, अरे इतने बड़े बड़े यहाँ लगे इनफाइनाइट वाले, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है यार। मान लो हमने यहाँ पे ए लिया पॉइंट, इसको ए, इसको बी ले लिया, या पी क्यू आर एस कर लें, पी है, इसे क्यू ले लिया, इसे आर ले लिया, इसे यस ले लिया, तो यहाँ नेट फील्ड इसकी इसके इसके तीनों की वजह से मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा। अरे नेट फील्ड जो बी लिखेंगे हम लोग, यहाँ नेट फील्ड इसके लिए बेटा थर्ड केस में बी की वैल्यू, मान लो इस वाला पार्ट की वजह से B1 है, इस वाले पार्ट की वजह से सेक्टर ये वाले पार्ट B2 है लूप, और इसकी वजह से B3 है, तो B1 की वैल्यू इनफाइनाइट लेंथ का है तो नहीं मिलेगा। हम लोगों ने पढ़ा था बायो सावर्ट लॉ, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर, पढ़ा था ना। तो I dl साइन थीटा, थीटा उसी एक्सिस पे लाई कर, थीटा की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन 0 जब 0 होगा तो यहाँ पे अगर इसकी वजह से हम लोग B1 ले रहे थे, इसकी वजह से B2 लेते बेटा, इसकी वजह से क्या B3 लेते, तो इनके लिए और इनके लिए थीटा की वैल्यू क्या 0 0 और थीटा 0, तो इस सेगमेंट की वजह से फील्ड और इस सेगमेंट की वजह से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये फैक्टर 0 प्लस इसकी वजह से भी देखो हम लोगों ने लिखा था कितना
सी म्यू नॉट इंटू आई अपान कितना 8r और प्लस ये हो गया 0। तो नेट वैल्यू हमारा बी का जो आएगा सेंटर पे वो केवल आपका किसकी वजह से आया, जो सर्कुलर पार्ट है उसकी वजह से ही मिलेगा। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड मिलेगा। तो ये नेट फार्मूला वही रह गया, खाली इतना फालतू दिखाया गया। इस वाले में पहले वाले बराबर, अच्छा लास्ट वाले में पहले वाले बराबर आएगा, यानी कि अगर हम लोग यहाँ वी नॉट ले रहे हैं तो वी नॉट की वैल्यू इसको भी ले लो पी क्यू आर एस, मान लो इसकी वजह से B1 था, इसकी वजह से बेटा B2 था, इसकी वजह से B3 था। ठीक, अब की बात जो होगा B की वैल्यू हम लिखने के लिए लिखेंगे B1 प्लस B2 प्लस कितना B3, लेकिन कंडीशन क्या बनेगा, B1 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगा आपकी बात। ये लोग कह रहे हैं होगा यार, आप लोग कह रहे हो 0 होगा। हाँ याद करो, ये बिहेव करेगा एज ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसके एक एंड के सामने पॉइंट रखा गया है। अब फार्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पे थीटा 0 नहीं है, थीटा 90 है बेटा। अब की बार ये लाइन ऐसे जा रहा है ना, और हमें निकालना इस पॉइंट पे इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, यानी कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के वजह से वन एंड पे जो फील्ड का लिए आप लोग रिलेशन लिखा था वो क्या आया था, हाँ अपान आर स्क्वायर। तो φ1 की वैल्यू 90, φ2 की वैल्यू 0, तो नेट वैल्यू यहाँ मिलेगा B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान कितना आर स्क्वायर। अरे साइन क्या φ1 प्लस साइन φ2 लिया था, φ1 की वैल्यू 90, 90 की वैल्यू 1 और φ2 की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू 0, तो बचा हमारा म्यू नॉट अपान 4 पाई कितना आई बाई आर स्क्वायर। इसकी वजह से जो फील्ड मिलेगा देखो कैसा है, आउटवर्ड आएगा। क्या मिलेगा इसकी वजह से, आउटवर्ड, यहाँ दिखाना पड़ेगा भैया, ध्यान देना। और प्लस दूसरा देखो ये क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो इसकी वजह से इनवर्ड आएगा, और ये आधा पार्ट है, आधा पार्ट का मतलब ये वाली कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन का मतलब म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट अपान कितना 4 आई बाई आर, इसका डायरेक्शन है इनवर्ड। नेट जो वैल्यू आपकी दिख रही है वो कौन वाली बड़ी दिख रही है बेटा, पहले वाला अंदर वाला कि बाहर वाला, अरे देखो यहाँ पाई और आर एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ पे खाली 4 और आर है, तो ये वाला वैल्यू हमारा बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो नेट वैल्यू जो होगी वो डाउनवर्ड मिलेगा, प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड। और वैल्यू हम लोग उसको घटा लेंगे, तो अंदर वाले में से बाहर वाले को क्या करिए घटा दीजिए, ज्यादा उसमें से कम वाले घटा दो, तो बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा, बी की वैल्यू म्यू नॉट कितना म्यू नॉट अपान 4 आई बाई आर कॉमन कर लो, म्यू नॉट अपान 4 आई बाई क्या आर को कॉमन करेंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगा कितना हमारा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 अपान, यहाँ पाई और आर बचेगा ना, पाई इंटू आर, और नेट डायरेक्शन किधर इनवर्ड, नेट डायरेक्शन इनवर्ड आ गया बेटा। तो ये वैल्यू होता है हमारा, यहाँ से फील्ड की वैल्यू आप दिखा देंगे। मोस्ट ऑफ केस में ऐसे इसी टर्म में दे दिया जाता है ऑप्शन, अगर इस टर्म में नहीं है ऐसे मॉडिफाई किया गया तो आप यहाँ से ले लेना, अगर उसी टर्म में दिया है तो कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये केस आपका होता है बेटा, नेट फील्ड की वैल्यू कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, अगर हमारा सेगमेंट के पार्ट टर्म में दिया गया है तो कर लेंगे। बना लीजिए।
हो गया, जल्दी करो। ये निकल रहा नेट सेंटर पे, हमने वहां खाली लिखा है कि उसकी वजह से B1 है, उसकी वजह से B2 है, उसकी वजह से B3 है, लेकिन वो वैल्यू हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके सेंटर पे निकाल रहे हैं, सर्कुलर आर्क के सेंटर पे फील्ड निकाल रहे हैं। ये जो हमने यहाँ इंडिकेट किया है बेटा ना, यहाँ B1 नहीं है, इस पोर्शन की वजह से हमने B1 लिया है, इस पोर्शन की वजह से B2 लिया है, इस पोर्शन की वजह से क्या लिया है, B3 लिया। ऐसा ना कहना कि वहां पे B1 है, वहां पे B2, वहां पे B3 है। वो नेट फील्ड हम लोग जो दिखा रहे हैं वो उसके सेंटर पे दिखा रहे हैं। कहाँ पे, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट जो है आपका, उस पे हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे, दिखाएं कि आज हो नहीं पाएगा, सर आ जाएंगे। हाँ ठीक हो। अच्छा अगला बना लीजिए, इसी पे सेमी पे ही, तब फिर कल ही आगे करते हैं। अगला ये दिखा लेंगे आपको बेटा, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस कितना है, b है। करंट हमारा ये a है बेटा, करंट इस तरह से आपका फ्लो हो रहा है, I यहाँ से जाएगा, घूम के आपका यहाँ से वापस आ जाएगा। तो नेट फील्ड O पे निकालना है, O पे नेट फील्ड की वैल्यू निकालनी है। एक ये हो गया, दूसरा बनाना, तो सर्कुलर नहीं दिख रहा है ना, चलो मान लो यार, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस b है, करंट हमारा ऐसे, फील्ड की डायरेक्शन में रिजल्टेंट आपको रिप्रेजेंट करना है सेंटर पे। ठीक, तीसरा ये बन गया, ये बन गया। सेंटर पे दिखाना है ये, चलिए इतना कर डालिएगा। कितना था वहां पे, ये तीनों के सेंटर पे नेट फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी है। ये मान लो यहाँ से एंगल जो बना रहा है, ये सपोज दैट 90 डिग्री है। ठीक, अगला एक और ही बना लीजिए। रेडियस r सभी में है। कितने केसेस का आपको नेट फील्ड की वैल्यू जो होगी उसके सेंटर पे, वो कितना होगा वो आपको दिखाना है। हो जाएगा। करंट आई है, उसके डायरेक्शन को भी आप इंडिकेट करेंगे। ठीक, डायरेक्शन जो होगा फील्ड का नेट, वो आप इंडिकेट करेंगे, कर लेंगे।